नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और मैं लेके आया हूँ आपके सामने एक और क्लास, इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, और इसको पूरा देखना है आपको अगर आपको अच्छे खासे नंबर अर्जित करने हैं एग्जाम में तो। ठीक है, पहला सवाल है हमारा। पहला क्वेश्चन है, क्लिप बोर्ड में एक समय में कितने आइटम तक स्टोर किए जा सकते हैं। मतलब क्लिप बोर्ड के अंदर आपको कितने आइटम तक स्टोर किए जा सकते हैं एक साथ में, 12, 24, 48 या 60। जल्दी से मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर कितने क्लिप बोर्ड में स्टोर किए जा सकते हैं एक साथ में। ठीक है, तो अगर आपको आता है तो जल्दी से मुझे बताइएगा, नहीं आता है तो देखिए दोस्तों। क्लिप बोर्ड क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। क्लिप बोर्ड एक तरीके से हम ये मान सकते हैं दोस्तों कि जो कट या कॉपी हुआ मैटर होता है ना, वो क्लिप बोर्ड के अंदर स्टोर होता है एक तरीके से। जैसे आप एमएस वर्ड में कोई चीज को कट करोगे या कॉपी करोगे, वो कहाँ स्टोर हो जाएगा दोस्तों, क्लिप बोर्ड के अंदर जाकर के स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना तक आइटम स्टोर हो सकते हैं, तो वो होंगे दोस्तों 24 आइटम तक स्टोर। कितने होंगे दोस्तों, 24 आइटम तक आप स्टोर कर सकते हो आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे दूसरे नंबर का, ऑटो करेक्ट का कार्य क्या है। वाट डज ऑटो करेक्ट डू, इंग्लिश में भी सवाल है, ध्यान रखना इस चीज का। तो ऑटो करेक्ट का कार्य क्या है भाई, गलत वर्तनी को स्वतः सुधारना, या फाइल सेव करना, टेक्स्ट को कॉपी करना, या पेज नंबर डालना। जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा सही जवाब इसका। दोस्तों यहाँ भी बात की जाए ऑटो करेक्ट की, तो ऑटो करेक्ट का जो कार्य होता है ना, वो होता है गलत वर्तनी को स्वतः सुधारना। गलत वर्तनी को भाई स्वतः सुधार देता है, ऑटोमेटिक सुधार देता है ये। तो ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो क्लास को सभी शेयर कर देना भाई अपने दोस्तों के पास में, जिनकी हाल फिलहाल में कोई भी कंप्यूटर की एग्जाम है, सभी के पास शेयर कर दो दोस्तों, है ना, जिससे उनको बेनिफिट हो जाएगा इस क्लास से। और आप भी क्लास के एंड तक ये देखना कि आपके कितने सवाल सही हो जाते हैं इस क्लास में से। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे सवाल की, तीसरे सवाल की ओर। दूसरा हो चुका है भाई, तीसरा है, एक्सेल में किसी सेल में लिखे फॉर्मूले की शुरुआत किस चिन्ह से होती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये पूछ रहा है कि फॉर्मूले की शुरुआत किस चिन्ह से होती है, किस सिंबल से होती है एक तरीके से। बताइए दोस्तों किस सिंबल से होती है। प्लस से होती है, इक्वल से होती है, मल्टीप्लाई से होती है, हैश से होती है। तो दोस्तों बात करें एक्सेल की, तो एक्सेल में अगर किसी फॉर्मूले की शुरुआत करनी है हमें, तो वो होती है दोस्तों इक्वल से। किससे होती है दोस्तों, इक्वल सिंबल से होती है, बराबर के चिन्ह से होती है। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों चौथे सवाल की। और चौथा सवाल है आज का हमारा कि एक्सेल में ऑटो सम बटन का उपयोग क्या करता है। एक्सेल में ऑटो सम बटन का उपयोग क्या करता है। व्हाट डज द ऑटो सम बटन डू, डेटा जोड़ता है, डेटा घटाता है, डेटा हटाता है, डेटा को मर्ज करता है। बताइए दोस्तों क्या करता है ऑटो सम बटन। तो बात करें दोस्तों एक्सेल में ऑटो सम बटन की, किसकी दोस्तों, ऑटो सम बटन। ठीक है, तो ऑटो सम की बात करें तो सम यानी क्या होता है, एक्सेल में एक फॉर्मूला आता है सम का, और जो काम क्या करता है दोस्तों, जोड़ने का काम करता है। किसका काम करता है दोस्तों, जोड़ने का। तो ऑटो सम क्या करता है दोस्तों, जोड़ने का काम करता है। तो ये आएगा यहाँ पे, डेटा को जोड़ता है भाई। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, अल्ट की प्लस आपको इक्वल प्रेस करना पड़ेगा ऑल्ट की के साथ में। इसकी शॉर्टकट की बहुत काम की है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो ऑटो सम बटन उपयोग करता है, डेटा जोड़ता है, और इसका जो शॉर्टकट की होता है वो होता है ऑल्ट के साथ में इक्वल प्रेस करना पड़ेगा आपको। क्या दोस्तों, ऑल्ट के साथ में इक्वल प्रेस करना पड़ेगा। अब चलते हैं पांचवें सवाल की ओर। पांचवा है, किसी कॉलम का औसत निकालने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग किया जाता है। बात करें दोस्तों कि विच फंक्शन इज यूज्ड टू कैलकुलेट एवरेज। एवरेज की बात की जा रही है यहाँ पे, किसकी दोस्तों, एवरेज की। तो एवरेज मतलब होता है औसत निकालना, और यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई काउंट का फंक्शन करेगा, या एवरेज का करेगा, सम का करेगा, या मैक्स का करेगा। सीधी बात है दोस्तों, एवरेज का ही करेगा। किसका करेगा दोस्तों, एवरेज का करेगा। यहाँ पे काउंट का जो फंक्शन होता है वो क्या करता है दोस्तों, संख्याओं की गिनती करता है ना, संख्या गिनता है एक तरीके से ये। ओके, सम का करता है दोस्तों, जोड़ने का काम करता है, और मैक्सिमम का जो काम करता है दोस्तों वो करता है अधिकतम वैल्यू निकालने का। क्या दोस्तों, अधिकतम वैल्यू निकालने का काम करता है भाई ये। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा पांचवा। और पांचवें से आपके कितने सवाल सही हो चुके हैं वो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, अब चलते हैं छठे सवाल की ओर। छठा है, एक्सेल फाइल की डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है। एक्सेल फाइल की डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है भाई, .docx, .xlsx, या फिर .pptx या .txt। दोस्तों बात की जाए यहाँ पे एक्सेल डिफॉल्ट एक्सटेंशन की, तो बहुत इजी सवाल है। वैसे आप दे सकते हो इसका जवाब, अगर दे सकते हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में देके बताओ मुझे क्या होगा इसका सही जवाब भाई। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका
कि एक्सेल फाइल की डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होती है। एक्सटेंशन एक तरीके से मैं बात करूं तो एक फाइल का प्रकार होता है। क्या होता है दोस्तों? फाइल का प्रकार होता है एक तरीके से, मतलब उसको समझने का तरीका या फाइल को जानने का तरीका होता है एक्सटेंशन। अब यहाँ पे DO6 की बात करें तो ये होती है MS वर्ड की। किसकी होती है दोस्तों? MS वर्ड की होती है। और ये जो XLSX होती है ये होती है MS एक्सेल की। किसकी होती है दोस्तों? MS एक्सेल की होती है। .PPTX की बात करें तो ये होती है MS पावर पॉइंट की। किसकी दोस्तों? MS पावर पॉइंट की होती है। और बात करें .TXT की तो ये होती है दोस्तों, एक तरीके से बात करें हम तो एक टेक्स्ट फाइल की होती है। किसकी होती है दोस्तों? टेक्स्ट फाइल की एक्सटेंशन होती है। तो उम्मीद है आपको चारों समझ में आ गए होंगे ऑप्शन। और यहाँ पे पूछ रहा है किसकी? एक्सेल की पूछ रहा है आपसे, तो एक्सेल की होती है दोस्तों, बी ऑप्शन इज राइट, .XLSX। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन हमारा है एक्सेल में सेल को मर्ज करने से क्या होता है? डेटा डिलीट हो जाता है, कई सेल एक में बदल जाते हैं, फॉर्मूला बदल जाता है, या नई सीट बनती है। दोस्तों बात की जाए यहाँ पे एक्सेल को मर्ज करने का तरीका, तो मैं बात करूं आपसे, जैसे मान लो एक आपके पास में एक ऐसी एक रो है, उसके अंदर काफी सारी सेल हैं। तो अगर मैं मान लो इसको मर्ज करता हूं ना पूरी को, तो ये आपको आउटपुट देगा सिर्फ एक सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो कई सेल एक सेल में बदल जाते हैं। बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 8वें सवाल की ओर। 8वां सवाल है इक्वल मैक्स A1 से A10 क्या करेगा भाई? न्यूनतम मान दिखाएगा, औसत दिखाएगा, अधिकतम मान दिखाएगा, या जोड़ दिखाएगा। दोस्तों मैक्स बराबर होता है मैक्सिमम। क्या होता है दोस्तों? मैक्सिमम होता है। और ये दिखाता है अधिकतम मान। क्या दिखाता है दोस्तों? अधिकतम मान दिखाता है। तो यहाँ पे आएगा अधिकतम मान दिखाएगा। न्यूनतम मान दिखाएगा दोस्तों इक्वल MIN का फॉर्मूला। औसत दिखाएगा मतलब इक्वल AVERA, मतलब कैपिटल लिख देंगे सारे, RAGE एवरेज का फॉर्मूला दिखाएगा औसत। अधिकतम मान दिखाएगा दोस्तों इक्वल मैक्स का फॉर्मूला। ठीक है, और जोड़ दिखाएगा दोस्तों इक्वल सम का फॉर्मूला। ठीक है, तो उम्मीद है सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे 9वां सवाल। 9वां क्या है भाई? ध्यान से देखिएगा। एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा टैब प्रयोग होता है? होम टैब, रिव्यू टैब, डाटा, या इंसर्ट? बात की जा रही दोस्तों चार्ट की। किसकी बात की जा रही है यहाँ पे? चार्ट्स की जा रही है। तो ये दिखाता है दोस्तों इंसर्ट। ठीक है, चार्ट्स ऐसे ही होते हैं ना, देखो यहाँ पे जैसे मैंने ये चार्ट बना दिया, एक तरीके से कॉलम चार्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, एक पाई चार्ट भी होता है आपका। ठीक है, तो ऐसे चार्ट बन जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अलग अलग। तो यहाँ पे जो ये बनाते हैं ना, ये बनाते हैं दोस्तों इंसर्ट में जाकर के। इनकी शॉर्टकट की क्या होती है? अगर एक्सेल में चार्ट लेना है तो शॉर्टकट की क्या होती है? F11 होती है। उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। F11 इसकी शॉर्टकट की होती है और इंसर्ट में जाके हम चार्ट बना सकते हैं एक्सेल के अंदर। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 10वें सवाल की ओर। 10वां सवाल क्या कहलाता है दोस्तों? कंडीशन फॉर्मेटिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? वाई इज कंडीशन फॉर्मेटिंग यूज? तो किसी शर्त के अनुसार सेल को रंगने के लिए, फॉन्ट बदलने के लिए, सीट सेव करने के लिए, मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए। बताइए दोस्तों कंडीशन फॉर्मेटिंग का जो उपयोग किया जाता है वो क्यों किया जाता है भाई? ठीक है, बताइए। और ये होता है दोस्तों MS एक्सेल में। ओके, तो यहाँ पे जो कंडीशन फॉर्मेटिंग का उपयोग होता है वो होता है किसी शर्त के अनुसार सेल को रंगने के लिए, मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग आप सेल को रंग सकते हैं, कलर फिल कर सकते हैं उसके अंदर। ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 11वें सवाल की ओर। लेकिन मुझे बताइए कौन कौन ऐसे शख्स हैं जिनके 10 में से 10 सवाल एकदम सही हैं भाई? जल्दी से बताइए मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। मुझे खुशी होगी अगर आपके 10 में से 10 सवाल सही होंगे तो। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 11वां। तो 11वां सवाल क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। एक्सेल में फ्रीज पेन का उपयोग क्या करता है? एक्सेल में फ्रीज पेन का उपयोग क्या करता है दोस्तों? फ्रीज पेन की बात की जा रही है यहाँ पे। कई बार इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ जाता है भाई, तो बताना जरूरी है। पहला ऑप्शन आ रहा है हेडिंग को स्क्रॉल होने से रोकता है, डेटा को हाइड करता है, चार्ट को लॉक करता है, सेल को मर्ज करता है। जल्दी से बताइए दोस्तों फ्रीज पेन क्या काम करता है? अगर आपको आता है तो जल्दी से दीजिए इसका आंसर। देखते हैं कौन कौन लोग दे पाते हैं इसका आंसर भाई। तो एक्सेल में फ्रीज पेन का जो उपयोग होता है दोस्तों वो होता है हेडिंग को स्क्रॉल होने से रोकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हेडिंग की जगह हो सकता है कि आपको लिखा जाए रो और कॉलम को स्क्रॉल होने से रोकता है। ठीक है,
जो आपका टॉप रो होता है, जो कॉलम होता है उसको स्क्रॉल होने से रोकता है, तो हेडिंग को स्क्रॉल होने से रोकता है। कौन रोकता है भाई? फ्रीज पेन रोकता है। ठीक है, तो उम्मीद है 11वां का आपको सही जवाब दे दिया होगा आपने, और उम्मीद है करता हूँ कि क्लास आपको पसंद आ रही होगी। किस किस को क्लास पसंद आ रही है? अगर पसंद आ रही तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। कुछ लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे, क्योंकि इसलिए जरूरी है सब्सक्राइब करना कि अपडेट आपको मिल जाएंगे और आपकी तैयारी और बेहतर हो पाएगी दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 12वें सवाल की ओर। काउंट फंक्शन क्या करता है? काउंट फंक्शन क्या करता है? केवल टेक्स्ट गिनता है, केवल नंबर गिनता है, सभी गिनता है, या खाली सेल गिनता है? दोस्तों काउंट का जो काम होता है ना, सिर्फ और सिर्फ नंबर गिनने का काम होता है भाई। ये सिर्फ नंबर्स को गिनता है और इस कुछ नहीं करता है। तो यहाँ पे आएगा केवल नंबर गिनता है। ठीक है, केवल टेक्स्ट नहीं, केवल टेक्स्ट एक तरीके से हम लेंथ के फॉर्मूले से गिन सकते हैं, लेंथ निकाल देगा, है ना भाई, कितने टेक्स्ट आ रहे हैं वो। और यहाँ पे सभी को गिनता है, तो वो गिनता है दोस्तों काउंट ए का फॉर्मूला। और यहाँ पे खाली सेल को कौन गिनता है दोस्तों? काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला यहाँ पे सभी खाली सेलों को गिनता है। ठीक है, तो अब चलते हैं दोस्तों 13वें सवाल की ओर। 13वां सवाल है, एक्सेल में पिवोट टेबल का उपयोग क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ पिवोट टेबल? डेटा को सारांशित करने के लिए, सेल को मर्ज करने के लिए, सीट को प्रोटेक्ट करने के लिए, या ग्राफ बनाने के लिए? बताइए दोस्तों एक्सेल में पिवोट टेबल का उपयोग क्या है भाई? अगर आपको आता है तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर। अगर आपने एक्सेल में पिवोट टेबल पढ़ी हो तो। बात करें पिवोट टेबल एक्सेल के अंदर कौन से टैब में मिलती है, तो मिलती है इंसर्ट टैब में। कौन से टैब में दोस्तों? इंसर्ट टैब में मिलती है। यहाँ पे जो पिवोट टेबल का काम होता है वो होता है डेटा को सारांशित करने के लिए। क्या दोस्तों? डेटा को सारांशित करने के लिए एक्सेल में पिवोट टेबल का उपयोग होता है। तो उम्मीद है आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा भाई। अब चलते हैं आज के 14वें सवाल की ओर। एक्सेल में डाटा को फिल्टर करने के लिए कौन सा फीचर होता है? एक्सेल में डाटा को फिल्टर करने के लिए कौन सा फीचर होता है? सॉर्ट फिल्टर, मर्ज एंड सेंटर, पेज लेआउट, या फ्रीज पेन? बताइए दोस्तों। एक्सेल में डाटा को फिल्टर करने की बात की जा रही है यहाँ पे, तो फिल्टर के लिए आता है सॉर्ट एंड फिल्टर का उपयोग, है ना। सॉर्ट एंड फिल्टर आता है दोस्तों, इसके अंदर हम डाटा को फिल्टर कर सकते हैं आराम से। क्लियर यहाँ तक का? तो उम्मीद है आपको ये सवाल भी समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं 15वें सवाल की ओर। एक्सेल में डी गेट फंक्शन का उपयोग क्या है? एक्सेल में डी गेट फंक्शन का उपयोग क्या है? डी गेट की बात की जा रही है यहाँ पे। डी गेट फंक्शन का उपयोग क्या है भाई? किसी डेटाबेस से एकल वैल्यू निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए, पंक्ति को हटाने के लिए, फाइल सेव करने के लिए? बताइए दोस्तों। तो ना तो यहाँ पे फाइल सेव करने के लिए उपयोग किया जाता है ये, ना ही पंक्ति हटाने के लिए, ना ही यहाँ पे औसत निकालने के लिए किया जाता है दोस्तों। किसी डेटाबेस से एकल वैल्यू निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट। किसी डेटाबेस से एकल वैल्यू निकालने के लिए डी गेट फंक्शन का उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं दोस्तों 16वें सवाल की ओर। लेकिन मुझे बताइए 15 में से आपके कितने सवाल सही हो चुके हैं भाई? 15/15 ईमानदारी से किसका आंसर आ चुका है? मतलब 15 में से 15 किसने सही जवाब दिया है? और मुझे बताइए 15 में से आपके कितने सवाल सही हो चुके हैं, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं आपको देता हूँ 2-3 सेकंड का समय बताने के लिए, जल्दी बता दीजिएगा दोस्तों। फिर हम चलेंगे 16वें सवाल की ओर। तो दोस्तों अब चलते हैं 16वें सवाल की ओर। 16वां सवाल है आज का हमारा कि पावर पॉइंट का उपयोग किस कार्य के लिए होता है? व्हाट इज MS पावर पॉइंट यूज फॉर? प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, डाटाबेस बनाने के लिए, टेक्स्ट एडिटिंग के लिए, इंटरनेट सफरिंग के लिए? बताइए दोस्तों पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए होता है दोस्तों? दोस्तों पावर पॉइंट का जो उपयोग होता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए होता है। किसके लिए होता है दोस्तों? प्रेजेंटेशन बनाने के लिए होता है। ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे 17वां। पावर पॉइंट का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? सेम सवाल है, बस लैंग्वेज थोड़ी अलग है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों प्रेजेंटेशन बनाने के लिए काम आता है ये। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं MS वर्ड का, ओके। और डाटाबेस के लिए हम कर सकते हैं दोस्तों एक तरीके से MS एक्सेस का, ओके। और स्प्रेडशीट के लिए हम करेंगे दोस्तों एक्सेल का। किसका दोस्तों? एक्सेल का करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम पावर पॉइंट का ही यूज करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 18वें सवाल की ओर। 18वां सवाल हमारा क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा कि पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग क्यों किया जाता है? पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू, ध्यान रखना स्लाइड सॉर्टर व्यू से सवाल बन सकता है। स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग क्यों किया जाता है भाई? पहला ऑप्शन, सभी स्लाइड को एक साथ देखने और क्रम बदलने के लिए।
स्लाइड ट्रांजिशन लागू करने के लिए, एनिमेशन जोड़ने के लिए, या स्लाइड डिलीट करने के लिए? बताइए दोस्तों क्या उपयोग होता है इसका। दोस्तों स्लाइड सॉर्टर व्यू की बात की जाए तो वो होता है दोस्तों सभी स्लाइड को एक साथ देखने के लिए और क्रम बदलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 19वां। पावर पॉइंट में एनिमेशन और ट्रांजिशंस का क्या अंतर है, में क्या अंतर है बताइए। मतलब आपसे पूछा जाएगा एनिमेशन और फिर पूछ रहा है आपसे ट्रांजिशंस, दोनों में क्या अंतर है, मतलब दोनों में क्या अंतर है भाई, जल्दी बताइएगा। तो यहाँ पे आ रहा है कि एनिमेशन स्लाइड के बीच में और ट्रांजिशन ऑब्जेक्ट पर। एनिमेशन ऑब्जेक्ट पर और ट्रांजिशन जो होता है स्लाइड के बीच में होता है, दोनों समान होते हैं तो कोई अंतर नहीं होता। देखो ये भी गलत है और ये भी गलत है, लेकिन बात की जाए दोस्तों एनिमेशन होता है वो ऑब्जेक्ट पे लगता है और ट्रांजिशन लगता है दोस्तों स्लाइड के बीच में। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बी ऑप्शन इज राइट, पहला भी यहाँ पे गलत रहेगा। ठीक है, तो एनिमेशन लगता है दोस्तों ऑब्जेक्ट के ऊपर और ट्रांजिशंस लगता है दोस्तों स्लाइड के ऊपर। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको ये। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आज का अंतिम सवाल हमारा, अंतिम नहीं है सेकंड लास्ट है ये, अंतिम आएगा इसके बाद में। तो पावर पॉइंट में F5 कुंजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है। पावर पॉइंट की बात की जाए दोस्तों, उसके अंदर F5 कुंजी की बात की जाए तो किसके लिए उपयोग होता है। तो व्हाट इज द यूज ऑफ F5 की इन पावर पॉइंट। स्लाइड को शुरू करने के लिए, स्लाइड सेव करने के लिए, नई स्लाइड डालने के लिए, या स्लाइड डिलीट करने के लिए। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या उपयोग होगा इसका। अगर आपको आता है तो जल्दी से दीजिएगा, मैं देता हूं आपको 5 सेकंड का समय। तो 5 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर दे सकते हैं आराम से वैसे। तो दोस्तों पावर पॉइंट में F5 कुंजी का जो उपयोग किया जाता है ना, वो किया जाता है दोस्तों स्लाइड शो शुरू करने के लिए। स्लाइड शो शुरू करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के अंतिम सवाल की ओर। अंतिम सवाल है दोस्तों, किसी स्लाइड में ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने के लिए कौन सा टैब उपयोग किया जाता है। किसी स्लाइड में ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने के लिए कौन सा टैब उपयोग किया जाता है भाई। होम, डिजाइन, इंसर्ट या एनिमेशन। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। अगर आपने पढ़ रखा है कंप्यूटर अच्छे से तो आपको ये इजी लगेगा वैसे क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों किसी स्लाइड में ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने के लिए जो टैब यूज किया जाता है ना, वो किया जाता है दोस्तों इंसर्ट टैब। कौन सा दोस्तों, इंसर्ट टैब यहाँ पे यूज किया जाता है। तो क्लास कैसी रही भाई। क्लास के अंदर थे 21 सवाल मेरे, 21 क्वेश्चन मान लो आप, 21 क्वेश्चन थे और 21 में से आपके कितने सवाल सही हुए वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। कितने सवाल सही हुए, मतलब कितने सही हुए भाई 21 में से, जल्दी से बताइए कितने सही हुए। क्लास कैसी लगी वो भी बताना मुझे, और साथ में अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर करना। ठीक है, और शेयर कर दो उन दोस्तों के पास जिनको हाल फिलहाल में कंप्यूटर पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने हैं और अच्छे से एग्जाम में पास होना है। ठीक है, तो उनको एक क्लास भेज दीजिए। ठीक है, क्लास डेली आएगी, अपनी टेंशन मत लो, लेकिन डेली आपको हर एक दिन क्लास मतलब देखना है आपको अच्छे से और सभी क्वेश्चनों को सही करना है। मैं तो ये तो चाहता हूँ दोस्तों। ठीक है, जिससे एग्जाम के अंदर अपने सारे सवाल सही हो। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, एक नई क्लास में। तब तक के लिए इस क्लास को फिनिश करो, अच्छे से देखो क्वेश्चनों को, जो क्वेश्चन नहीं आए उनको नोटबुक में नोट कर लो और अच्छे से रीड करो उनको। ठीक है, और अगर आपको लगे कि क्लास एक तरीके से बहुत धीमी चल रही थी हमारी, तो आप हमेशा मेरी क्लास को 2x में भी देख सकते हैं, जिससे आपकी क्लास थोड़ी और फास्ट हो जाएगी, समय भी आपका बच जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।